Hello students, welcome back to my YouTube channel English Classes by Subodh Sir. Dear students, मैं आज आपके इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूँ जो टॉपिक मच कॉवेटेड है और मच ये कहिए कि डिमांडेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कॉल आया कि सर इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए, तो उनके रिक्वेस्ट को मच रिक्वेस्टेड टॉपिक को देखते हुए मैंने आज ये आपके लोगों के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। वन रिक्वेस्ट, यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं कर सकते। तो फिर क्या करना होगा? इस वीडियो की क्वालिटी को जज करने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक जाना होगा और तब आपको ये एहसास होगा कि why this chapter is so much important and why this chapter is necessary for the students to study। चलिए देखते हैं। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के सामने W.H. ऑडन के द्वारा, जिनका कि पूरा नाम है विंस्टन हग ऑटन, इनके द्वारा कंपोज किया गया यानी कि लिखी गई एक कविता पोयम जिसका टाइटल है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये मैं टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले बिफोर गोइंग थ्रू द लाइन्स ऑफ द पोयम, बिफोर गिविंग यू द फुल एप्रिसिएशन ऑफ द पोयम, लेट्स लर्न and know something about the poet. Dear students, विंस्टन हग चर्चिल, W.H. ऑडन साहब का जन्म 1907 में हुआ था और वो इतने बड़े पोएट थे कि 1948 में, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इस वीडियो में आपके लिए उतने सारी चीज़ों को मैं आपको बता के चला जाऊंगा, जैसे ऑब्जेक्टिव्स, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर से। इसके बाद आपको वीडियो का समरी, इस पोएम का समरी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन, जो पैसेज या लाइंस आता है, इसीलिए मैंने हर पैसेज को, पैराग्राफ को, आपको ये हर स्टांजा को आपको इस पोएम का आपके लिए मैंने अलग अलग ढंग से लिख करके रखा है, ताकि आपको एक्सप्लेनेशन हो, चाहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या क्वेश्चन आंसर हो या अबाउट द पोएट हो, समरी हो, सारे समस्याओं का समाधान आपका इस वीडियो में हो जाएगा। तो लेट्स लर्न समथिंग अबाउट W.H. ऑडन। जैसा कि मैंने बताया कि W.H. ऑडन साहब का जन्म 1907 में हुआ था और ही वॉज सच ए ग्रेट पोइट। बेटे, इतने बड़े कवि थे कि 1948 में, आप देख लिए मैंने आपको लिख के रखा है कि 1948 में इन्हें एक इनकी कविता का कलेक्शन था। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है, कविता का कलेक्शन का नाम था इनका द एज ऑफ एंग्जाइटी। द एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए इन्हें 1948 में पुलित्जर प्राइज दिया गया। कौन सा प्राइज दिया गया? पुलित्जर। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछता है कि या तो ईयर पूछ देगा या किस पोएम के कलेक्शन के लिए ये आपको जो है सो इनको पुलित्जर प्राइज दिया गया, या W.H. ऑडन को 1948 में कौन सा प्राइज दिया गया। ये तीन क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन जाते हैं। अब W.H. ऑडन, जैसे कि हर कवि किसी कविता का एक अपना मतलब कि एरिना बनाता है, अपना एक भाव बनाता है, एक क्षेत्र बनाता है कि व्हाट डज अ पोएम मीन टू द पोएट। कविता का क्या मतलब होता है कवि। तो W.H. ऑडन साहब के लिए भी पोएट्री टू हिम वाज अ सीरियस गेम। कोई मामूली बात नहीं थी, उनके लिए कविता एक सीरियस गेम थी, और एक ऐसा गेम, सीरियस गेम which can deepen the people's awareness, जो लोगों के अंदर की जागरूकता को वह क्या कर सके, जगा सके। इसीलिए मैंने आपके लिए सेकंड पॉइंट कोट करके दिया है बेटे कि पोइट्री एज अ सीरियस गेम, मतलब W.H. ऑडन साहब के लिए
पोइट्री क्या थी, एक सीरियस गेम थी। अब W.H. ऑर्डन साहब कंप्लीट मॉडर्न पोइट थे, ही वॉज कंप्लीट मॉडर्न। और मॉडर्न पोइट की क्या क्वालिटी है, तो उनका जो वर्ड का क्वाइनिंग होता है, क्वाइनिंग ऑफ द वर्ड्स, जैसे कि आप एक माला बनाते हो तो अलग अलग फूलों को गूंथ करके सुई धागा में क्या बना लेते हो, एक माला बना लेते हो। तो कभी भी वही माला गूंथने की तरह वाले की तरह होता है, वो क्या करता है, अनेक अनेक शब्दों को चुन चुन कर लाता है और कविताओं की एक माला बना लेता है। तो उन कविताओं में, मालाओं में जो कवि मतलब फूल डाला गया है, यानी वर्ड्स को डाला गया है, वो वर्ड्स का जो क्वाइनिंग किया गया है, उस क्वाइनिंग ऑफ वर्ड्स के लिए कवि को बहुत ज़्यादा पैशन था। इसीलिए मैंने लिखा है पैशन फॉर क्वाइनिंग वर्ड्स या पैशन फॉर वर्ड क्वाइनिंग। अब क्योंकि ये मॉडर्न पोएट है बेटे, तो मॉडर्न पोएट का क्या, तो इन्होंने एक अपनी कविता में, बहुत बड़ी बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आप कभी सभी लोग कैमरा यूज करते हैं, तो कैमरा का लेंस क्या होता है बेटा, बहुत छोटा होता है, दिखता भी नहीं है जल्दी। लेकिन देखिए जब उससे हम पिक्चर खींचते हैं तो क्या होता है, बहुत बड़े एरिया का फोटोग्राफ्स वह अपने आप में समा लेता है, बहुत बड़े सीन को अपने आप में वह कैप्चर कर लेता है। तो W.H. ऑर्डन साहब ने भी ऐसे वर्ड्स का प्रयोग अपनी कविताओं में किया है, जो एक तो शब्द तो एक है, लेकिन इट हैज़ अ वेरी डीप एंड लार्ज एंड बिग मीनिंग, बहुत बड़ा अर्थ है, अनेकों शब्द वाला है। ये मेटाफोरिकल भी है बेटे। मेटाफोरिकल क्या होता है, लाक्षणिक है। आप इससे एक शब्द से अनेकों तरह के शब्द को इनकी कविताओं में आप लगा सकते हो। इसीलिए ये अपनी कविताओं में मेटाफोरिकल यूज़ भी किए हैं, है ना, मेटाफोर का ज़्यादा यूज किए हैं। इसीलिए कैमरा फाइडलिटी मतलब एक वर्ड से अनेक सारी चीज़ों को कवि भाव जो है व्यक्त करके कह देता है, उसको ऐसे इमेज को हम कैमरा फाइडलिटी कहते हैं, है ना। छोटे से लेंस से बहुत बड़े आकार के क्षेत्र का फोटो कैप्चर कर लेना, तो कभी भी उसी तरह से क्या किया है, अपनी कविता में कैमरा फाइडलिटी का प्रयोग किया है। इसके बाद क्या कहता है, कवि इंग्लैंड में तो जन्म लिए 1907 में, बट कवि के जीवन में बेटे दो फेज आ गए। तो पहला फेज 1939, देखिए 1939 के पहले तक कवि क्या हुए, इंग्लैंड में थे, और 1939 के बाद द पोएट परमानेंटली सेटल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए कहाँ पे मैंने आपके लिए कोट कर दिया, हर चीज़ को, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। 1939 में कवि क्या हो गए, परमानेंटली सेटल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। और चूंकि ये कवि तो थे, तो इनकी जो कविता थी, इनकी कविताओं को दो भाग में इजीली बांट दिया गया। वन पार्ट ऑफ दैट पोएम बिफोर सेटल डाउन इन यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में सेटल्ड होने के पहले कुछ कविताएं लिखे, इन्होंने कविताएं लिखी, और फिर यूनाइटेड स्टेट्स में सेटल्ड होने के बाद इन्होंने कुछ कविताएं लिखा। तो कवि दो तरह की कविताओं को अपने आप में लिखे, तो बिफोर एंड आफ्टर सेटलिंग डाउन इन यूएसए। क्लियर हो गया। तो ये जो आपका पोएम है, नाउ द लीव्स आर फैलिंग फास्ट, ये पोएम बेटे अमेरिका में जब कोई, यूनाइटेड स्टेट्स में जब कभी सेटल डाउन हो गए, उस फेज की ये कविता है, यानी कि सेकेंड फेज की ये कवि के जीवन की कविता है। नाउ द लीव्स आर फैलिंग फास्ट। अब नाउ कम टू द पोएम। नाउ द लीव्स आर फैलिंग फास्ट, इस कविता में कवि मॉडर्न पोएट के रूप में मॉडर्न आर्टिफिशियलिटीज़, मॉडर्न जीवन में, आधुनिक जीवन में जो हमारी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को कवि इनेक्ट किया है, यानी कि चित्रित किया है। अब देखिए मॉडर्न लाइफ में क्या है, बिजी लाइफ है, फ्रस्ट्रेशन है, डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा है, बीमारियों से लोग ग्रसित होते जा रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यू टाइप्स डिजीजेज आर जस्ट अकरिंग, उत्पन्न हो रहे हैं। तो कवि
इस कविता में नाउ द लीव्स आर फैलिंग फास्ट में बेटे क्या करते हैं, फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, यानी कि मानव के जीवन में जो निराशा व्याप्त हो चुकी है, जो तनाव व्याप्त हो चुकी है, उस तनाव की बात करते हैं कवि इस कविता में नाउ द लीव्स आर फैलिंग फास्ट में। मैं हर एक पॉइंट को आपको ईजिली बताऊंगा, आसानी से बताऊंगा, मैं ऐसे वैसे तरह से नहीं, मैं आपको इतनी अच्छी तरह से ये वीडियो मैं पोएम आपको समझाऊंगा दैट यू विल लव एंड यू विल बी कंपेल्ड टू गिव मी अ लाइक, है ना, आप प्रेरित हो जाओगे लाइक देने के लिए। और एक चीज़ तो मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ, क्या कि इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, एंड आफ्टर वॉचिंग द फुल वीडियो यू जस्ट शेयर टू योर फ्रेंड्स, है ना, आप कमेंट करना ना भूलें। अब देखिए क्या कहता है, तो मैंने कहा कि एक एक पॉइंट, फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन में जो निराशा है, तनाव है, जो व्याप्त हो गया है, उसकी बात करता है कवि। द एस्पिरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड, ऐसी आकांक्षाएं, देखिए लोग बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं कर लेते हैं, ऐसी आकांक्षाएं पाल लेते हैं जीवन में, और उसकी पूर्ति नहीं होती है। तो जब पूर्ति नहीं होगी तो क्या होगा, निराशा होगा ना। हर आदमी भीड़ में है, अकेला है ना, ये है मॉडर्न लाइफ। तो फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, द एस्पिरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड, ऐसी आकांक्षा, एस्पिरेशन जो पूरा नहीं हुए, एंड द सेंस ऑफ लॉनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स है, और वो अकेलेपन का भाव, जिस भाव में कोई भी व्यक्ति जीता है और मरता है। आपने एक शायर सुना होगा कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, लोग फासले से मिला करेंगे। दूरियां हो गई है, लोगों में अकेलापन का भाव आ गया है। आपने और भी एक सुना होगा कि दिल में इतनी हलचल क्यों है, हर एक लम्हा घायल क्यों है, तन्हा तन्हा सभी खड़े हैं। सभी लोग अलग अलग हैं, भीड़ में हैं, हम परिवार में 10 सदस्य हैं, सभी अपने आप में व्यस्त हैं। जो पहले हुआ करता था लव, एक दूसरे से सिंपैथी, पैशन, सब खत्म हो रखा है धीरे धीरे। इसी चीज़ों को कभी द सेंस ऑफ लॉनलीनेस इन विच एन इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइज, ये दिस इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट द पोएट एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टाइटल। तो इस कविता में कवि किसकी बात करता है, फ्रस्ट्रेशन की, लॉनलीनेस की, जो आदमी के जीवन में टेंशन है, जो आदमी के जीवन में अकेलापन का भाव है, इन सभी चीज़ों की कवि इस कविता में चर्चा करता है बेटा। अब देखिए क्या है, आपको कविता का पैराफ्रेज, आपको मैं कविता का एप्रिसिएशन करता हूँ, आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन करता हूँ। जैसा कि आपने ये टाइटल देखा, जैसा कि आपने ये शीर्षक देखा, क्या है शीर्षक, नाउ द लीव्स आर फैलिंग फास्ट। अब वृक्ष से पत्तियाँ क्या हो रही है, वो झड़ रही है। नाउ द लीव्स आर फैलिंग फास्ट, क्लियर। अब लीव्स यहाँ पर जो है ये मेटाफोरिकल है। लीव्स इस तो पत्तियों को नहीं दर्शा रहा है कवि, किसको दर्शाता है, लाइफ को। लीव्स इज द सिंबॉलिक ऑफ लाइफ। कवि कहते हैं कि अब वृक्ष से पत्तियां झड़ रहे हैं। दूसरे भाव में कवि क्या कहना चाहता है कि नाउ द पीपल आर अप्रोचिंग टू देयर डेथ वेरी फास्ट। अब वृक्ष से पत्तियां तेजी से झड़ रही हैं। कवि कहना क्या चाहता है, अब लोग मौत को बहुत जल्दी ही प्राप्त कर रहे हैं, है ना। देखिए ये कहता है, टाइटल ये है, नाउ द लीव्स आर फैलिंग फास्ट, लीव इज द सिंबॉलिक ऑफ लाइफ। अब वृक्ष से पत्तियां तेजी से झड़ रही हैं। दूसरे तरफ कवि कहना ये चाहता है कि नाउ द पीपल आर जस्ट अटेनिंग टू द डेथ इन अ रैपिड वे, इन अ फास्ट वे। लोग बहुत तेजी से, शीघ्रातिशीघ्र अपने मौत को लोग प्राप्त हो रहे हैं। दूसरा लाइन क्या कहता है, नर्सेस फ्लावर, देखिए, नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। नर्सेस फ्लावर्स क्या होता है, इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सप्रेशन गिवन बाय द पोएट। बहुत सुंदर सा एक्सप्रेशन। आप बड़े बड़े पेड़ देखें,
और बड़े बड़े पेड़ के जड़ के नीचे आसपास ज़मीन में आप क्या देखिएगा कि छोटे छोटे पौधे होते हैं। नर्सेस फ्लावर्स उसी को कहते हैं, नर्सेस प्लांट, यानी कि उस छोटे छोटे पौधे में जो फूल लगते हैं और वो पौधे किसके सहारे चढ़ते हैं, वो देखिएगा बड़े पौधे के ऊपर वो एकदम जो है सो सहारे से वो ऊपर बढ़ जाते हैं, उसी को नर्सेस फ्लावर्स। कभी कहता है अब वृक्ष में पत्तियां तेजी से झड़ रहे हैं, दैट मीन्स नाउ द पीपल आर अटेनिंग टू दैट डेथ इन अ रैपिड वे। तो जो नर्सेस फ्लावर्स है, छोटे छोटे जो पौधे हैं, छोटे छोटे जो नर्सेस प्लांट हैं, फ्लावर्स हैं, वो भी नहीं बचेंगे। क्यों? जिनके छाया में वो पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वही अब नहीं रहे हैं। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, क्योंकि उनका जो नर्सेस का जो उसका जो सीड है, यानी कि उसका जो जनरेशन है, वही कहाँ चला गया है, ग्रेव्स में चला गया है, रिजाइड कर गया है। द पी.बी. शैली साहब ने लिखा है ना, द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू ग्रेव। दिस इज द लास्ट जर्नी ऑफ अ मैन। ग्रेव किसी भी आदमी की अंतिम यात्रा होता है बेटे। तो क्या कहता है, तो जो नर्सेस फ्लावर है वो भी कहाँ चले गए हैं, ग्रेव्स में चले गए हैं। वृक्ष से पत्तियाँ भी झड़ रही है। दैट मीन्स इन द 3 लाइन्स ऑफ द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम, कवि कहता है कि कविता के पहले स्टांजा के 3 लाइन में द पोएट गिव्स अ निगेटिव एस्पेक्ट, निगेटिव एटीट्यूड कवि का है। कुछ नहीं बचेगा, लोग कहाँ मौत को प्राप्त हो रहे हैं, नर्सेस फ्लावर्स वो भी कहाँ चले गए हैं, कब्र में। बट कहता है ना, उम्मीद की किरण बचा के कभी अंतिम लाइन में रखा है। और वो कभी क्या कहते हैं, एंड द प्रेम, देखिए दिस इज द 4th लाइन, एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। अब प्रेम्स क्या होता है, प्रेम्स इज द सिंबॉलिक ऑफ पैराम्बुलेटर, जिसको कहते हैं बच्चों को घुमाने वाली गाड़ी। अब देखिए जहाँ पर बच्चे होंगे, जहाँ पर वो गाड़ी होगी, प्रेम्स होगी, तो वहाँ पर नए जीवन होंगे। तो कहता है इतना कुछ होने के बाद मनुष्य अपनी मौत को तेजी से प्राप्त कर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स यानी कि जो छोटे छोटे हैं, जिसके सहारे मानव जी रहा है, छोटे बच्चे, वो भी नहीं बच रहे हैं, वो भी ग्रेव में जा चुके हैं। लेकिन इन द लास्ट स्टांजा, इन द लास्ट लाइन ऑफ द स्टांजा, कवि क्या कहता है, एंड द प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। फिर भी ये जो निरंतर जीवन का सफ़र है, ये लगातार चलता रहेगा। इट विल गो ऑन, गो ऑन। इसीलिए कवि प्रेम्स की बात करता है, वेयर देयर इज प्रेम्स देयर इज न्यू लाइफ। तो कवि कहता है मौत के बाद फिर भी नए नए जीवन वो निरंतर इस धरती पर चलते रहेंगे। डोंट वरी। इसलिए वो मानव कोई चिंता की बात नहीं है। और इसीलिए कवि का फिर से आप देख लीजिए फर्स्ट स्टांजा को सॉरी, now the leaves are falling fast, nurses flowers will not last, nurses to the graves are gone and the prams go rolling on। यानी कि मौत को लोग शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर रहे हैं। किसके कारण से, किसकी वजह से? ड्यू टू वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीजेज। अभी देखिए ना कोरोना वायरस, इसके पहले बहुत सारी भयंकर भयंकर बीमारियां हो जाती है और उस बीमारी की चपेट में आने के बाद लोग क्या करते हैं, मौत को प्राप्त हो रहे हैं। इसीलिए कवि कहता है आज के समय में इतनी भयंकर सब बीमारियां हो रही है जिसके कारण लोग मौत को प्राप्त कर रहे हैं। और वो जो छोटे बच्चे नर्सेस प्लांट जो जिसके सहारे वो बड़े बड़े पौधों के सहारे वो भी चले गए हैं कब्र में, फिर भी निरंतर जीवन क्या होगा, प्रेम्स गो रोलिंग ऑन। वो जो प्रेम्स नए नए जीवन हैं, नित नए जीवन, वो निरंतर चलता रहेगा, चलता रहेगा। दिस इज द फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट स्टांजा ऑफ द पोएम। अब देखिए कवि सेकंड स्टांजा में, जो कि ब्लैक कलर से मैंने लिख के लिए रखा है, क्या है देखिए, कवि क्या कहता है, विस्परिंग नेबर्स। विस्परिंग नेबर्स कौन है, जरा सोचिए, मौत के यमदूत, मैसेंजर ऑफ डेथ। तो मैसेंजर ऑफ डेथ द पोएट टॉक्स अबाउट। लेकिन इस आज के समय में वो जितने भी क्रिमिनल्स हैं, मर्डरर्स हैं, स्नेचर्स हैं, जितने भी मतलब शूटर्स हैं, जिनका काम है मौत को बांटना, वो हैं विस्परिंग नेबर्स। और इसीलिए कवि कहता है
क्या कहता है? विस्परिंग नेबर्स। ये जो खतरनाक लोग हैं, मौत के सौदागर हैं, मौत के यमदूत हैं, वो कहाँ हैं? लेफ्ट एंड राइट, हमारे चारों तरफ, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ हैं। वो मौत के यमदूत, मौत के सौदागर, क्रिमिनल्स, मर्डरर्स, स्नेचर्स, बर्गलर्स, शूटर्स, सब आज कभी उसी की संज्ञा दे रहा है, उसी को विस्परिंग नेबर्स कह रहे हैं कभी, और इसीलिए कभी कहते हैं विस्परिंग नेबर्स। आप देख लीजिए, विस्परिंग नेबर्स कहाँ हैं भाई? विस्परिंग नेबर्स हैं कहाँ? लेफ्ट एंड राइट, चारों तरफ हैं। और है तो किस लिए? और इसीलिए कभी कहता है प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट। ये विस्परिंग नेबर्स हमारी वाजिब खुशियों को छीन लेने के लिए तैयार है। देखिए ना, आजकल समाज में आप देखते हैं ना, आपके दुख से जितना आदमी दुखी नहीं हो रहा है, आपके सुख से ज़्यादा वो सुखी हो रहा है। इसीलिए कभी कहता है सॉरी, विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, प्लक अस फ्रॉम द रियल। वो हमारी वाजिब खुशियों को छीनने के लिए तैयार है। और द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज। हमारे समाज में जो ऐसे व्यक्ति थे जो कुछ करने का मादा रखते थे, कुछ करने का हिम्मत रखते थे, कुछ बोलने का हिम्मत रखते थे, एक्टिव हैंड, जो भलाई का काम किया करते थे, दूसरों को मदद किया करते थे, वो सब की बाहें फ्रीज हो गई है, थम गई है, बाहें रुक गई है। किसके भय से? विस्परिंग नेबर्स के भय से, है ना। इसीलिए कभी कहता है एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, लॉनली ऑन द सेपरेट नीज। मतलब आदमी भीड़ में है, हर आदमी अपने अपने बल पे खड़ा है। नोबडी इज गोइंग टू हेल्प अदर्स। इसीलिए तो मैंने एक शायर सुनाया था ना कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, नई मिजाज का सहरे लोग फासले से मिला करेंगे। लॉनलीनेस, we are living in the sense of loneliness. Loneliness has engulfed us. हम लोगों को अकेलापन का भाव वह एकदम अपने आगोश में समा ले चुका है ना। और इसीलिए कभी कहता है विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, लॉनली ऑन द सेपरेट नीज। हर आदमी भीड़ में है बैठे, लेकिन अकेला अकेला है, कोई किसी का मददगार नहीं। तुम्हारा दुख, तुम्हारा सुख, तुम्हारा खुशी, तुम्हारा गम तुम जानो। मेरा गम, मेरा खुशी, मेरा सुख मैं जानूं, है ना। ये कहना चाहता है। इसीलिए तो ये मॉडर्न पोएट हैं। और इसीलिए तो मैंने कहा कैमरा फाइडेलिटी, क्वाइनिंग ऑफ वर्ड, क्वाइनिंग कवि का जैसा है जो एक वर्ड से कभी अनेक सा। और आप कविता तो वो नहीं होता है व्हाट इज गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। आप अनुवाद कर दोगे तो कविता का भाव ही खत्म हो जाएगा, है ना। ये कविता का भाव आप अनुवाद करके कविता का भाव नहीं लगा सकते हो। पोएट्री इज व्हाट ग्रेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। वी आर द ड्राइवर। गोताखोर होता है ना, समंदर में गोता लगाता है, तो जो जितना गोता लगाता है उतना ज़्यादा वो रत्न जवाहिरात समंदर के गर्त से बाहर लेके आता है। तो हम लोग भी गोताखोर हैं और हम लोग डाइव कर रहे हैं कहाँ? इनटू द वर्ल्ड ऑफ पोइट्री। आप जितना ज़्यादा इसमें गोता लगाइएगा उतना ज़्यादा इसका मीनिंग लेके बाहर आइएगा, है ना। अब देखिए थर्ड स्टैंजा क्या कहता है। चूँकि कभी निराशा की बात कर रहा है इस कविता में, कभी तनाव की बात कर रहा है इस जीवन में, और कभी ये बात कर रहा है कि आज के समय में लोग मौत को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर रहे हैं, तो कभी डेथ की बात करता है। और इसीलिए थर्ड स्टैंजा के पहला लाइन में कभी कहता है डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक, फॉलो उदन इन आवर ट्रैक। ये जो मौत जो हो जाती है आदमी की, वो सारे आदमी का वो लाश जो है, डेड बॉडी, वो कब्र में ताबूत में, लकड़ी के ताबूत में वो कतारबद्ध, सैकड़ों की संख्या में कतारबद्ध है। इतनी ज़्यादा लोग मौत को तेजी से प्राप्त कर रहे हैं। डेड इन हंड्रेड्स, सैकड़ों की संख्या में है। एट द बैक, कैसे? ट्रैक में, एक कतार में है वो सारे सैकड़ों के सैकड़ों वो लाश, ताबूत में, लकड़ी के ताबूत में। आर्म्स रेस्ट स्टीफली टू रिप्रूव, और वो सभी जो डेड बॉडी है
वो सभी डेड बॉडी की जो आर्म्स है, रेस्ट है, वो बाहर निकली हुई है। वो इस बात का रिप्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए क्या, इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। ब्यूटीफुल लाइन है ना। प्यार का जो झूठा फलसफा हम पालते हैं, है ना। कोई आदमी मर जाता है तो कहता बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन बाद में कहता बहुत ख़राब था। ये प्यार का जो झूठा फलसफा हम अपने आप में लेके घूमते हैं, उसके चलते वो सभी जो मुर्दे हैं उनकी बाहें स्टिफ्ट हो गई है। और वो कहता है, ओ मानव, मुझे झूठा दिलासा मत दिला, मुझे झूठा दिलासा मत दिला। ये तो एक तो ये है मीनिंग कवि का कहना। दूसरा कवि क्या कहना चाहता है कि वो जो हंड्रेड्स की संख्या में जो मुर्दे हैं उस कॉफिन में, डेड बॉडी जो पड़े हुए हैं, उस सभी डेड बॉडी के जो बाहें हैं वो बाहें बाहर निकली हुई है। किस लिए? इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। कहने का मतलब मानव के द्वारा जो झूठा प्यार आजकल किया जा रहा है, उस झूठे प्यार पर मानव को शर्म नहीं आ रहा है, और इसीलिए उस मुर्दे को शर्म आ रहा है, और अपने बाहों को वो निकाल करके वो कहता है, हाय तौबा, ए मानव, हे तौबा, ये तूने क्या किया, है ना। आपने वेस्टलैंड में पढ़ा होगा, टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया है। उस पोएम में कवि क्या कहता है कि नाउ द लवर एंड बिलवेड मीट एट नाइट टुगेदर, and when they depart in the morning they even do not leave the address to each other, है ना। एक दूसरे को पता भी नहीं छोड़ते हैं। ये हो गया है झूठा प्यार का इतना ज़्यादा जो है सो। देखिए इतना प्यार आदमी झूठा कर रहा है ना कि केवल फेक लव ही हो रहा है, रियल में लव नहीं हो रहा है ना। तो इस तनाव में आदमी जी रहा है, इस झूठे फलसफा में आदमी जी रहा है। इसीलिए कवि कहता है थर्ड स्टैंजा में, डियर स्टूडेंट्स, क्या कहता है, डेड इन हंड्रेड्स एट द बैक। आप देखिए मैंने आपके लिए लिख के रखा है, डेड इन हंड्रेड एट द बैक, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक, आर्म्स रेज्ड स्टिफली, स्टिफली बहुत कड़ाई से, रिप्रूव इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। कहता है ना आदमी, कभी कभी मर जाता है, कोई सामने में कहेगा बहुत कुछ और बाद में क्या आगे कई मृदु वचन सुनाई, पीछे मन हित मन कुटिलाई, है ना। आगे जो है सो बहुत अच्छा अच्छा बात, पीछे कहेगा बहुत खराब आदमी था, ऐसा था वैसा था। दिस इज़ फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। आप झूठा प्यार कर लेते हो, टाइम पास कर लेते हो किसी से, ये दिस इज़ फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। इसीलिए कवि कहता है कि दिस इज़ मॉडर्न लाइफ, और इसीलिए कभी फ्रस्ट्रेशन की बात करता है, कभी निराशा की बात करता है, कभी फेक लव की बात करता है, कभी तनाव की बात करता है। और यही सब तो चीज़ मॉडर्न लाइफ में हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। आगे क्या कहता है कवि, सो देखिए आगे क्या कहता है कवि फोर्थ स्टैंजा में, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। मेरे एक टीचर थे, वो पढ़ाए थे कि जहाँ जंगल है वहाँ हरियाली है, हरियाली है तो जीवन है, यानी हरियाली है तो वाटर है, वाटर है तो जीवन है। यानी कि जंगल से कवि जीवन को कंपेयर कर लेते थे, वो हमारे सर करते थे। मैं भी आपको कह रहा हूँ कि लीफलेस, जिस पेड़ में लीफ लेस हो जाए, जिस पेड़ की पत्तियाँ अपने आप से झड़ जाए, तो क्या होगा भाई, वीरानी आएगी ना, वीरानी आ जाएगी, सूनापन, अकेलापन, वीरानी आ जाएगी वहाँ। और उस वीरानी भरे जब फल ही नहीं बचेंगे, जब पत्ते पेड़ सूख जाएंगे, पत्तियाँ झड़ जाएगी, उसमें फल नहीं उगेंगे, तो जब क्या होगा, हर आदमी भूखा रहने लगेगा। तो स्टार्विंग, तो कभी कहता है स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। क्या हो रहा है, ट्रॉल्स, याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉल्स, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रॉल्स। ट्रॉल्स is a wicked creature in Scandinavian mythology। स्कैंडिनेविया के मिथोलॉजी में, पुराण में, एक विकेड क्रिएचर यानी कि दुष्ट जीव, जिसका काम है लोगों को कष्ट देना, लोगों को मतलब कि एकदम बुरे हालत में भेज देना, उसको ट्रॉल्स कहते हैं। तो वो ट्रॉल्स है क्या, क्या कर रहा है, रन कर रहा है, तो उसको भोजन उसको मिल नहीं रहा है। किस लिए, स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, वो लोगों को भोजन को छीन रहा है इस वीरानी भरे दुनिया में।
आधुनिक जीवन में वो ट्रॉल्स क्या कर रहा है? लोगों के भोजन को छीन रहा है, स्नैचिंग कर रहा है, वो अत्याचार पे अत्याचार कर रहा है, लोगों को सता रहा है, दूसरे के भोजन को छीन करके, खुशियां को छीन करके। ट्रॉल्स तो कभी कहता है स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, चूंकि वीरानी हो गई है, सूनापन हो गया है, अकेलापन हो गया है, तो क्या कहता है कभी? स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड एंड द नाइटिंगेल इज डम। और उस ट्रॉल्स के भय से नाइटिंगेल कैसी चिड़िया होती बेटे? जो भोली हो, नेक हो, भद्र हो, सज्जन हो। तो चिड़िया से कभी सज्जन लोग की तुलना कर रहे हैं। उसके भय से, ट्रॉल्स के भय से, विस्परिंग नेबर्स के भय से जितने भी अच्छे लोग हैं समाज में सब डम्ब हो गए हैं, चुप हो गए हैं, शांत हो गए हैं, सभी अपने अपने पेटीकोट के अंदर चले गए। नहीं तो क्या कहता है? ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड एंड द नाइटिंगेल इज डन। जो अच्छे लोग हैं वो चिड़िया डरी हुई है, समी हुई, अच्छे लोग डरे हुए हैं। और कवि कहता है इतना कुछ हो जाएगा, इतना कुछ हो जाएगा, क्या होगा? एंड द एंजल विल नॉट कम। फिर भी कोई फरिश्ता, कोई देवदूत आपको बचाने नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज वी आर लिविंग इन मॉडर्न लाइफ, मॉडर्न एज। आधुनिक जीवन में हम लोग जी रहे हैं जहाँ पर फ्रस्ट्रेशन है, कोई रक्षक नहीं है। पहले हुआ करता था ना, कुछ भी जब पाप का ये बढ़ावा हो जाता था, भगवान अवतरित हो जाते थे। जैसे देखिए जब वो हिरण्यकशिपु कैसे जो है सो हिरण्यकशिपु को मारने के लिए भगवान ने क्या नरसिंह रूप अवतार किया था, आधा नर आधा सिंह, और कहाँ से? खूंटे से, खंभे से प्रकट हो गए थे। तो उसको कहते हैं डीएक्स मैशीना। अचानक कहीं से उत्पन्न हो जाने के टर्म को इंग्लिश में डीएक्स मैशीना कहते हैं, है ना, है ना। तो गॉड हिरण्यकशिपु, द गॉड ये नरसिंह जस्ट अपीयर्ड फ्रॉम द पिलर टू किल इट्स अपोनेंट्स। तो क्या कहता है कभी? एंजल विल नॉट कम, कोई फरिश्ता, कोई देवदूत आपको बचाने नहीं आएगा। क्यों? वो जो मैंने आपको बता दिया। फिर से देख लीजिए, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड। मैं आप देखिए मैंने आपके लिए लिख के रखा, स्टार्विंग थ्रू द लीफलेस वुड, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड एंड द नाइटिंगेल इज डम एंड द एंजल विल नॉट कम। एंजल, वे कोई फरिश्ता, कोई देवदूत आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। और कवि अंत में क्या कहना चाहता है? कवि यही कहना चाहता है कि आगे का जो जिंदगी का सफ़र है वो कष्टों से, दुखों से भरा हुआ है। और इसीलिए कवि कहता है लास्ट स्टांजा के फर्स्ट लाइन में कवि कहता है कोल्ड। जहाँ कोल्ड होता है वहाँ दुखदाई होता है बेटा, पियर्सिंग होता है, देखिए ना, चुभन होती है। हर एक वर्ड का एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता। कोल्ड, आगे का जो सफ़र है वह दुखदाई है, इम्पॉसिबल, अनसीन है, असंभव रास्तों से आपको गुजरना पड़ेगा। अहेड, लिफ्ट द माउंटेन लवली हेड, और वो जो पर्वत का शिखर है, लवली हेड है, कवि कहता है वहाँ पर जाने के लिए आपको, उस लवली हेड तक जाने के लिए आपको अनेक सारे रास्तों से, कठिनाइयों से, इम्पॉसिबल, असंभव बड़े रास्तों से गुजरना होगा। और कवि यही कहना चाहता है अंत में कि जब आपके जीवन में इतने सारे चीज़ व्याप्त हैं, तनाव है, निराशा है, अकेलापन है, भर है, डर है, मैसेंजर ऑफ ट्रूथ है, डेथ है, ट्रॉल्स है, तो फिर आप कैसे बचोगे? तो जस्ट लाइक विलियम वर्ड्सवर्थ, कवि जस्ट कहने यही चाहता है कि रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की शरण में आ जाओ। और इसीलिए कवि कहता है लिफ्ट द माउंटेन्स लवली हेड whose white waterfall could bless, और वही लवली हेड से जो वाइट वाटरफॉल होगा, वो जो सुंदर झरने बहेंगे,
क्योंकि झरने से पानी होगा तो फिर जीवन होगा, हरियाली, जीवन सब होगा वहाँ। प्रकृति आपको अपने शरण में लेगी, प्रकृति आपको रक्षक होगी, बिकॉज नेचर नेवर डिड बिट्रे। प्रकृति किसी से विश्वासघात नहीं करती है। इसीलिए कवि कहना चाहता है कि लिफ्ट द माउंटेन्स लवली हेड whose white waterfall could bless। वो सुंदर सा उजला झरना वही आपको क्या करेगा, ब्लेस करेगा, आपको आशीर्वाद देकर आपको बचा सकता है। कब? ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट स्टेज। वी आर द ट्रैवलर, यू आर द ट्रैवलर, ऑल द पीपल ऑन दिस अर्थ आर ट्रैवलर। हम लोग क्या हैं? एक राही हैं, मुसाफिर हैं, और हमारी अंतिम मंजिल कहाँ है? हमारी कब्र की ओर है ना, हमारी कब्र ही हमारी। और कवि कहता है कि जब आपको अंतिम मंजिल अपनी यात्रा पर लास्ट रिस्ट्रेस में क्या करेगा, वह आपको ब्लेस करेगा, वो आपको ब्लेसिंग देगा, आपको बचाएगा। इसीलिए कवि यही कहना चाहता है इस लाइन के द्वारा अंतिम। ये अक्सर एक्सप्लेनेशन में आपको पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, आगे का जो सफ़र है मनुष्य के जीवन के लिए वो बहुत कष्टों से भरा हुआ है, इम्पॉसिबल है। लिफ्ट द माउंटेन्स लवली हेड, इसीलिए जस्ट सी, look at the lovely head of the mountain and the waterfall that is just coming down from the lovely head। उस सुंदर से झरनों से जो पानी गिर रहा है उसको आप सुंदर झरनों के पानी को देखिए, वही आपको ब्लेस कर सकता है। कब? जब आप जीवन के अंतिम यात्रा में डिस्ट्रेस में होंगे, कष्ट में होंगे। इसीलिए कवि ये संदेश देना चाहता है टू ऑल द ह्यूमैनिटी ऑन द अर्थ, जस्ट रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटिए, वही आपको बचाएगा। मॉडर्न लाइफ में, आर्टिफिशियलिटी में आपको वो जीवन नहीं बचते पाएगा। अगर आपको मानवता को बचाना है, अगर आपको धरती पर जीवन को बचाना है, तो जस्ट रिटर्न टू नेचर, बिकॉज इट विल ओनली ब्लेस यू इन योर लास्ट स्ट्रेस। दिस इज़ ऑल अबाउट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगने के बाद आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।